गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में बेटे हमने शुरू किया था अपना टॉपिक भाषा और भाषा के रूप। इस टॉपिक को पढ़ते हुए हमने भाषा की जो विशेषताएं हैं उनको गहराई से समझने की कोशिश की थी। पहले हमने भाषा का अर्थ क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, वो हमने उसके ऊपर विचार किए थे। तो भाषा वह साधन है, एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक तरीका है काम करने का, किसका? अपने विचारों के आदान प्रदान का, जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के जो विचार होते हैं वो हम खुद समझते हैं। अर्थात कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो भाषा के माध्यम से ही होता है। इसी के माध्यम से हम अपने विचारों को समझ पाते हैं और दूसरों तक भी हम अपने विचारों को पहुंचा पाते हैं। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपसे कि भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो एक विशेष भाषा में होती है, अर्थात हिंदी भाषा की अपनी विशेषता है, अंग्रेजी की अपनी है, संस्कृत की अपनी होती है। लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो स्पेशलिटी उनके अंदर होती है, वो सब में कॉमन भी होती हैं। जैसे पहली बात हुई थी हमारी कि भाषा मनुष्य के मुख से प्रकट होती है। अर्थात जो पशु पक्षियों की भाषा होती है हम उसको भाषा के अंतर्गत नहीं मानते हैं, अपितु जो भाषा होती है उसको हम मनुष्य की श्रेणी में ही रखते हैं। इससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात हमारे मन की जो फीलिंग्स है वो हम दूसरों से शेयर कर पाते हैं। दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो हम भाषा के माध्यम से ही समझ लेते हैं। अगली विशेषता क्या है कि भाषा की जो रचना होती है वह सार्थक ध्वनियों के मेल से होती है। इसकी जो वर्ण व्यवस्था होती है, शब्द रचना होती है, वाक्य व्यवस्था होती है, वो हमारी सार्थक ध्वनियों पर आधारित होती है, साउंड्स पर आधारित होती है। अर्थात अगर हम ABCD की बात करते हैं या हम क ख ग य र ल की बात करते हैं, ये जो ध्वनियाँ हैं ये सार्थक है। सार्थक का मतलब क्या है? इनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है जो हमने पहले से ही फिक्स उनको कर लिया है। प्रत्येक भाषा के अलग अलग नियम होते हैं। हमने उस दिन चर्चा की थी कि जो भी भाषाएं संसार में प्रचलित हैं या हमारे देश में प्रचलित हैं उनकी एक अलग अलग नियम होते हैं, उनके रूल्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि कोई ग्रामर्स के रूल है वो अंग्रेजी में अलग हो सकते हैं, हिंदी में अलग हो सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा कि जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, हिंदी में हमारे एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। तो ऐसे अलग अलग भाषा के अलग अलग रूल्स होते हैं और पशु पक्षियों की भाषा को मानवेतर, मानव से इतर, मनुष्य से अलग जो भी है पशु पक्षियों की भाषा, हम उसको भाषा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अर्थात अगर हम इसको बिल्कुल कम शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा का संबंध किसके साथ होता है? मनुष्य के साथ होता है। वैसे तो भाषा के कई रूप होते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, गोपनीय भाषा जिसको हम सीक्रेट लैंग्वेज बताते हैं। इससे अलग भी कुछ और रूप और बन सकते हैं। लेकिन अपनी सुविधा की दृष्टि से हमने भाषा के मुख्य रूप से दो ही भेद किए हैं, दो ही मुख्य रूप हमने उनके माने हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। इसमें हमने चर्चा की थी कि जो मौखिक भाषा होती है वो अस्थायी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है हमारे लिए। मतलब क्यों नहीं होती है? जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ शब्द बोले थे थोड़ी देर पहले ही, वो शब्द अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो विलीन हो गए हैं, वो अदृश्य हो गए, वो गायब हो गए हैं। तो ये भाषा की मौखिक की विशेषता होती है कि भाषा का स्थायी रूप होता है, परमानेंट रूप ये नहीं होता है। मौखिक भाषा ध्वनि पर आधारित होती है, मतलब साउंड्स पर आधारित होती है, जिसको हम अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं। लिखित रूप उनका ए अ क ख ग, अर्थात हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकलती है, वो अ की ध्वनि है, क की ध्वनि है, या हमारी ध्वनि ABCD, किसी भी लैंग्वेज की अपनी अपनी विशेषता जो होती है उसके आधार पर वो ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यह अस्थाई भाषा होती है जो बोलते ही समाप्त हो जाती है। इस भाषा को हम परमानेंट नहीं मानते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो बात कही है उस भाषा को हम जल्दी ही भूल जाते हैं, या सब बातों को, बोली हुई बातों को हम याद नहीं रख
पाते हैं। इस रूप को व्यक्ति बिना प्रयास के साथ ही सीखता है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि घर में मान लो कोई छोटा बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम साल 2 साल 2.5 साल की उम्र में, 3 साल तक की उम्र में स्कूल में उसको नहीं भेजते हैं, तो मम्मी पापा के साथ रहकर, अपने भाई बहनों परिवार के साथ रहकर या पड़ोसियों के साथ रहकर जैसी भाषा का प्रयोग वो करते हैं, तो वैसे ही भाषा वो भी सीख जाता है। अब इसको आप ऐसे भी समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई बच्चा जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, अर्थात जिसको हम कहते हैं जिसका जन्म अंग्रेजी प्रदेश में हुआ है, जन्म लेते ही हम उसको अगर हरियाणा में लाकर छोड़ दें या भारत में लाकर कहीं छोड़ दें, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, यहाँ के लोगों के बीच से उसका संपर्क बनेगा, जिस परिवार में वह रहेगा, तो आप ये मत समझिए कि वह अंग्रेजी ही बोलेगा। वह परिवार से, समाज से जो भी भाषा का व्यवहार प्राप्त करेगा वही बोलना वो शुरू कर देगा। अर्थात हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इंग्लैंड वाला बच्चा हमारे सामने अब अंग्रेजी में बात करेगा। वो हिंदी, जो भी हमारी भाषा है, उसी में वो बातचीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस भाषा को बिना किसी प्रयास के वो सीख रहा है। यह भाषा वह स्कूल में जाकर नहीं सीख रहा है, अपितु आपसी व्यवहार से ही सीख रहा है वो। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है और यह भाषा का प्रधान रूप है, मुख्य रूप यही होता है। अर्थात पहले मौखिक भाषा का निर्माण हुआ है, उसके बाद हमारी लिखित भाषा का रूप हमारे सामने आता है जी। इसके बाद है भाषा का दूसरा मुख्य रूप है लिखित भाषा। यह भाषा स्थायी होती है, परमानेंट होती है जी। मैंने आपको जिक्र किया था कि अगर यह भाषा का स्थायी रूप हमारे सामने नहीं होता, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने आज से सैकड़ों हजारों साल पहले जो भी हमें ज्ञान प्रदान किया, वो चाहे रामायण महाभारत के रूप में हो या वेद उपनिषदों के रूप में हो या पंचतंत्र के रूप में हो या मेघदूत महाकाव्य के रूप में हो, कोई भी पुरानी पुस्तक आप उठाकर ले सकते हैं। यही नहीं, आप जो कहानियां अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, वसंत पुस्तक में पढ़ते हैं, जो पाठ आप पढ़ते हैं, आपने जैसे लेसन पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, आपका लाख की चूड़ियां हैं, बस की यात्रा है। आप ये मत समझिए कि पाठ आज ही लिखे गए हैं, इनको 20 30 50 साल पहले कम से कम लिखा जा चुका है। तो अगर भाषा का लिखित रूप नहीं होता, तो हम अपने पूर्वजों की, उन महान आदमियों की बातों को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को आज नहीं समझ पाते। अगली बात क्या है कि मौखिक भाषा के बाद ही लिखित भाषा का विकास होता है, यह विकसित होती है, इसकी प्रोग्रेस होती है। अर्थात जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं, पहले आप मन में एक विचार पैदा करते हैं। मान लीजिए बदलू एक मणिहार था, वह चूड़ियां बनाने का काम करता था। इन शब्दों को पहले आप मन में सोचते चलते हैं, बाद में आप उनको लिखना शुरू कर देते हैं अपने हाथों के माध्यम से। अर्थात पहले मौखिक भाषा होती है, उसके बाद लिखित भाषा जन्म लेती है। यह स्थायी भाषा है जो लंबे समय तक समाप्त नहीं होती है। अभी मैंने आपको ऋषि मुनियों के ग्रंथों का जिक्र किया है, महान लेखकों कवियों का जिक्र किया है, तो यही कारण है कि यह भाषा परमानेंट होती है और यह लंबे समय तक समाप्त नहीं होती है। अर्थात सैकड़ों हजारों सालों तक उनकी जो विचारधारा है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, देश की भलाई का काम है, संसार की भलाई का काम है, मनुष्य की नेकता का काम है, वो सारी की सारी चीजें लिखित भाषा के माध्यम से आज हमारे सामने उपलब्ध होती हैं। इस रूप को व्यक्ति प्रयास के साथ ही सीखता है जी, बिना प्रयास के इसको नहीं सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बेटे, जैसे आपके घर में मान लो दादाजी हैं, दादी जी है, वो अनपढ़ जिसको हम कहते हैं, मान लो वो अनपढ़ हैं, वो भाषा को बोल तो लेते हैं, सारी बातों को समझ भी लेते हैं, लेकिन उन शब्दों को वो लिख नहीं पाते हैं। अर्थात उनके जो विचार हैं वो परमानेंट नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हमारी स्कूलिंग जरूरी होती है। हम ट्यूशन पर भी जाते हैं, फोन पर बातचीत करके, एक दूसरे से डिस्कस करके उनको लिपिबद्ध भी करते, लिखने की कोशिश भी करते हैं। अर्थात लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें एक परमानेंट अपना टाइम डिवोट करना होता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तभी इसको कोशिश के बाद हम सीख पाते हैं। अब एक और कल्पना करें, क्या नर्सरी में रहते ही आपने सब कुछ सीख लिया था? शायद नहीं। धीरे धीरे हमने पहले अ, क, ख, ग सीखे, फिर हमने उनसे शब्दों का निर्माण करना सीखा, वाक्य बनाने सीखे, फिर हमने व्याकरण के नियमों को सीखा।
अर्थात धीरे धीरे एक क्रमिक सीक्वेंस में जो हमने कोशिश की है, आज उसका ये परिणाम है कि भाषा को हम बहुत अच्छे तरीके से जानने लग गए हैं। इसका आधार वर्ण होते, वर्णमाला होती है, जिसको हम अ, क, ख, ग, ABCD के रूप में जानते हैं, समझते हैं। यह भाषा का गौण रूप होता है, यह मुख्य रूप नहीं होता। मुख्य रूप हमारा लिखित भाषा ही होती है। तो ये जो बिंदु अभी आपके सामने डिस्कस हुए हैं, तो हमने इनके बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम शुरू करते हैं लिपि के बारे में। लिपि, क्योंकि लिपि के बिना लिखित भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। जैसे बेटे हमारी पहचान हमारे मम्मी पापा से होती है, हमारे बड़ों से होती है, ऐसे ही लिपि के माध्यम से ही हम लिखित भाषा को लिखने में सक्षम हैं, निपुण हुए हैं, लिख पाए हैं। भाषा में वर्णों के लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। लिपि का मतलब बेटे लिखाई, लिखावट। आपने देखा कि जैसे हम ए लिखते हैं तो ए की लिखावट के लिए हम इस तरीके से अपनी एक बनावट देते हैं उसको। अगर हमें सी बनाना है तो सी की बनावट हमारी अलग तरीके से बनती है। इसको हम कहते हैं लिपि, उसकी लिखावट, उसकी बनावट। भाषा में वर्णों के, वर्ण बेटे अल्फाबेट जिसको आप कहते हैं, लिखने की रीति को, रीति क्या होती है? लिखने का ढंग, लिखने का स्टाइल, लिखने का तरीका, उसको लिपि कहते हैं। अब मान लो आपको क कबूतर लिखना है तो उसके लिए हमने एक अलग बनावट बनाई है, उस बनावट से ही हम उसको लिखते हैं, वो हमारी लिपि कहलाती है। वो वर्णमाला में हम उसको उसी रूप में लिखते हैं जी। ये लिखने की जो रीति है ये हमने कहाँ से सीखी है? ये लिपि से ही हमने सीखी है। अर्थात लिपि का मतलब है लिखावट, अक्षरों की बनावट। अर्थात भाषा को परमानेंट सीखने के लिए हमें पहले लिपि का ज्ञान होना जरूरी होता है। आप को इस बात में कोई संदेह नहीं है, जब हम नोटबुक में कोई क्वेश्चन लिखते हैं, कोई प्रश्न लिखते हैं या हम पेपर देते हैं, तो उसमें ग्रामेटिक मिस्टेक हो जाती है हमारी। आपने देखा कि कई बार हम क्या करते हैं कि नहीं पे छोटी ई की मात्रा लगाती है या बिंदी लगाना भूल जाते हैं, या हमने उसकी बनावट धै धनुष की बनावट घै घोड़े के समान बना दी है, तो वो गलत हो गया है। तो भय भगत की बनावट हमने मैं मछली की तरह बना दिया, मैं मछली को हमने भय भगत की तरह बना दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमें लिपि का सही सही ज्ञान नहीं है, हमें सही उसकी नॉलेज नहीं हुई है। इसके लिए हमें भाषा में वर्णों को ठीक से सीखना होगा, तभी हम भाषा को निपुणता से सीख पाएंगे, अच्छे प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। लिपि की अगली विशेषता क्या होती है? प्रत्येक ध्वनि को, उसके साउंड को लिखने के लिए अलग लिखित चिन्ह होते हैं। मतलब सभी जो ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है, जैसे मैंने कमल शब्द आपके सामने बोल रहा हूँ, क म ल, तीनों की साउंड बेटे अलग है। तो इसलिए हमने इन साउंड को लिखने के लिए इनकी लिपि को भी अलग अलग बनाया है। क को हमने अलग तरीके से लिखा है, म को अलग तरीके से लिखा है, ल को अलग तरीके से लिखा है। तो ये हम समझ पा रहे हैं कि जो ध्वनियां होती हैं उनके लिए हमने लिखने का अलग अलग ढंग बना रखा है। अगर हम उसको अलग अलग नहीं लिखेंगे तो हमारे विचार सही से दूसरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लिपि में अगली विशेषता होती है कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि की लिपि देवनागरी है। अभी सेंटेंसेस, वाक्य से आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि जो लिपि होती है उसमें एक विशेषता होती है कि एक लिपि में अनेक भाषाओं को लिखा जा सकता है। मतलब जैसे हमने कहा कि हमारी लिपि है वो देवनागरी है, इसमें अर्थात अ क ख ग ये जो बनावट है, इन बनावटों को हम देवनागरी मानते हैं। तो इस बनावट में हम नेपाली भाषा भी लिखते हैं, संस्कृत में भी वही ए अ क ख ग का प्रयोग करते हैं, मराठी में भी वही ए अ क ख ग लिखे जाते हैं, और हिंदी में तो हम लिखते ही हैं। इसका मतलब क्या है कि एक लिपि में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि टीवी पर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा था कि नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है। उस नए नक्शे में, उसमें आपने देखा होगा कि जब
कोई लेडी थी या कोई जेंट्स था, उसने उस नक्शे से एक पर्दा हटाया, जैसे हम कोई मूर्ति का अनावरण करते हैं, उसके हटाने के बाद आपने देखा होगा कि उस पे जो वर्डिंग लिखी हुई थी, नेपाल को नक्शा, ऐसा वर्डिंग उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं कि भारत का मानचित्र, ऐसे वो उसके ऊपर लिखा होता है नेपाल को नक्शा। आपने ध्यान किया होगा, दोबारा फिर कभी टीवी पर आए तो कोशिश करना समझने की, न पे ए की मात्रा, पाल कैपे ओ की मात्रा, नेपाल को नक्शा न आधा क और सह सड़क वाला नक्शा, ऐसे बना हुआ था। तो आप ये समझ पाएंगे मेरी इस बात से कि वो जो उनकी जो भाषा है, जो नेपाली भाषा है, उसमें यही हम अ क ख ग वर्णमाला अर्थात देवनागरी के चिन्हों का प्रयोग ही करते हैं। अर्थात एक लिपि में हम एक से अधिक भाषाओं का निर्माण कर सकते हैं, उनको लिखा जा सकता है, संभव है ऐसा। ऐसे एक दूसरा उदाहरण क्या है, जो हमारी रोमन लिपि है, रोमन लिपि जिसमें हम अंग्रेजी भाषा का संबंध जानते हैं। अंग्रेजी, जर्मन, पोलिश, फ्रेंच आदि कई और भी भाषाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए हम रोमन लिपि का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात हम ABCD जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, इन्हीं के माध्यम से अनेक भाषाओं को लिखते हैं। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि की एक विशेषता क्या होती है, हम एक लिपि में किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी समझने की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक अंग्रेजी का शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वो है स्कूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्यालय। स्कूल शब्द बेटे अंग्रेजी का है, जिसको हम SCHOOL से लिखते हैं। लेकिन अगर ये तो हमारी रोमन लिपि हो गई है, हमें तो इसको हिंदी में समझना है। अब मान लीजिए आपके दादाजी हैं या पिताजी हैं, उनको अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती है, तो उनके सामने अगर हम SCHOOL लिख दें तो वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। अगर हम उनके सामने लिख दें अध स क कबूतर, उसके ऊपर बड़े उ की मात्रा और ल स्कूल, स्कूल लिखने से वो हमने क्या किया, जो देवनागरी में इस शब्द को लिखा है, अब इसको हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कम पढ़ा लिखा हिंदी जानने वाला भी समझ सकता है, और जो अंग्रेजी पढ़ने वाला है वो भी उसको समझ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी भाषा को हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। अब आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर जो चाइनीज़ लोग अपनी स्टेटमेंट देते हैं, वो चाइनीज़ भाषा में बातचीत करते हैं। मान लो उन्होंने कोई भी वर्ड बोला है, कोई भी शब्द अपने मुंह से बोला है, तो हम अपनी देवनागरी लिपि में उसको लिख सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नेम, NAME नेम, तो मैं उसको न पे एक ही मात्रा लगा के म लिख के उसको हिंदी में लिख सकता हूँ, अर्थात देवनागरी में उसको लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार बेटे संसार की चाहे कोई भी भाषा है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी मुंह से उच्चारित कर रहा है, वो शब्दों को बोल रहा है, वर्णों को बोल रहा है, तो हम अपनी लिपि में या किसी अन्य लिपि में, अगर वो लिपि हमें अच्छे से आती है, तो हम उनकी साउंड्स को जो का त्यों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिपि के बारे में आप अच्छी प्रकार से जान पाए हैं। पहला अर्थ क्या हुआ कि भाषा में वर्णों के लिखने की जो रीति होती है, लिखने का जो ढंग होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। उसके बाद लिपि के अपनी अपनी ध्वनियां होती है, जिसके लिए हम लिखित रूप उनको प्रदान करते हैं। उनकी साउंड अलग अलग होती है, जैसे क की साउंड अलग है, य की साउंड अलग है, र की साउंड अलग है। एक लिपि में अनेक भाषाओं को लिखा जा सकता है, अर्थात कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली है, अंग्रेजी, जर्मन, पोलिश, फ्रेंच आदि जो भाषाएं हैं, तो इनकी जो लिपियां हैं देवनागरी और रोमन आपको बताई गई है। अगली बात क्या है कि एक भाषा में एक लिपि में किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है, हम उसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए। तो ये बेटे हमारी लिपि की विशेषता है। इसके बाद एक विशेष बिंदु हमारे सामने आता है, जिसमें समझने में हम थोड़े दुविधा में रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सामने एक शब्द है, भाषा है, बोली है, उपभाषा है। कई बार हम क्या करते हैं कि ज्ञान के अभाव में इन तीनों को मिक्स कर देते हैं, तीनों का एक ही मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम
गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो तीनों का मतलब एक नहीं होता है, तीनों की अपनी अपनी सीमाएं, मर्यादा, लिमिटेशन होती है। तो हमें वो आज समझना है। पहला शब्द है हमारा भाषा। भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जैसे हिंदी का अनेक देशों तथा राज्यों में विस्तार है। अर्थात जो एक लैंग्वेज होती है, जैसे बेटे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसका जो क्षेत्र होता है, अर्थात उसको जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसको बोलने वाले हैं, वो बहुत बड़े क्षेत्र में रहते हैं। जैसे आज हिंदी बेटे हमारी राष्ट्रभाषा है, तो भारत के सभी लोग इस भाषा को अच्छे से जानते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान इस भाषा में वो करते हैं। यही नहीं, भाषा का क्षेत्र होता है वो एक देश तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु देश की सीमाओं से बाहर निकलकर संसार के अनेक देशों तक वो अपना फैलाव बना लेता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग 150 देशों में हिंदी को कम या ज्यादा मात्रा में लोग जानते हैं, समझते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही नहीं, संसार के कई देशों में तो इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ा जाने लगा है। ये इसकी महानता है, इसका महत्व है, जो आपके सामने दिखाया गया है आज। तो मतलब क्या है बेटे, तो भाषा का मतलब है कि भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह एक देश की सीमा तक भी हो सकता है, एक देश के से बाहर निकलकर कई देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो सकता है। अब आइए, भाषा से छोटा आकार होता है उपभाषा। उप का मतलब होता है छोटा या छोटी, भाषा का मतलब होता है भाषा, मतलब छोटी भाषा, मतलब भाषा का छोटा रूप उसका क्या हो सकता है। अब इसको समझने की कोशिश करें। उपभाषा का क्षेत्र भाषा से छोटा होता है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की उपभाषाएं हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारी हिंदी एक है, उसकी वर्णमाला एक ही है, वही क ख ग देवनागरी लिपि है उनकी, लेकिन क्षेत्र के आधार पर हमने इसको उपभाषा में भी विभाजित कर लिया, इसको हमने बांट दिया है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे देश के पश्चिमी राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, बिहार वाला जो प्रदेश है, पहाड़ी इलाका जो हमारा है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसमें हिंदी को अलग अलग तरीकों से बोला जाता है। आप इस बात को समझते हुए बेटे, मान लो अनुभव के लिए आप समझने की कोशिश करें कि मान लो कोई बिहारी आदमी हरियाणा में आकर अपना काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, वो तो वो हिंदी ही बोलता है। जब दो बिहारी आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे पल्ले बहुत कम पड़ पाती है उनकी बातें, हम बहुत कम समझ पाते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप उस बिहार के रहने वाले आदमी से अपनी हिंदी में बात करना शुरू कर देंगे, अर्थात खड़ी बोली में बात शुरू करेंगे, जिस भाषा में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो वो भी आपसे इसी तरीके से बात करना शुरू कर देगा। मतलब वो हिंदी का ही एक रूप है, लेकिन आपको पता है कि वो एक अलग तरीके से बोली जाती है। ऐसे ही आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं या पाकिस्तान से जो सटा इलाका है हमारा, वहाँ पर जाते हैं, या हिमाचल की तरफ जाते हैं, पहाड़ी जो इलाका है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के लोगों में आपने देखा होगा वो हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी भाषा हमें कम समझ में आती है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमारी भाषा में ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं, वो हिंदी ही होती है। ऐसे ही जब आप हरियाणा प्रदेश के राजस्थान की तरफ जाते हैं, आगे निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान के लोग भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का जब वो प्रयोग करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनकी भाषा हमें कम समझ में आती है। तो उसके बाद जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो हमसे उसी हिंदी में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी हिंदी है बेटे, हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको जानने समझने वाले सभी लोग हैं, लेकिन क्षेत्र के आधार पर हम उसका प्रयोग अलग अलग रूपों में करते हैं, जिसको हम उपभाषा कहते हैं। इसके बाद है हमारी बोली। बोली का क्षेत्र उपभाषा से भी छोटा होता है। जैसे हमारी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी जो कन्नौज के आसपास, बुंदेलखंड के आसपास बुंदेली बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी, उपभाषाएं, उपभाषा की बोलियां हैं। अर्थात जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है पश्चिमी हिंदुस्तान है, उसे बेटे हिंदी के जो बोलियां हैं वो क्या है, जैसे खड़ी बोली जिससे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हम उससे बातचीत करते हैं, हरियाणवी,
ब्रज भाषा, जैसे आपने देखा कि मथुरा आगरा की तरफ जो बोली जाती है हिंदी, कन्नौजी बुंदेली है, ये सारी की सारी पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं इस बात का? इस बात का मतलब ये निकल रहा है कि जो बोली है उसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। वो क्षेत्र एक राज्य या राज्य से थोड़ा सा ज्यादा या कुछ डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहता है, इससे ज्यादा वो नहीं होता है। हम ये कहें कि अनेक राज्यों में उसका प्रचलन होता है, जानने समझने वाले होते हैं, तो ये हमारा भ्रम साबित हो जाता है कई बार। अब इस बात को एक नए तरीके से बेटे आप समझें। हरियाणा में हरियाणवी बोली का प्रयोग होता है। आप इस बात को समझ रहे हैं, हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं। लेकिन एक समझने की कोशिश करें कि जब हम जींद की तरफ जाते हैं तो उस हरियाणवी को अलग टच में बोला जाता है। रोहतक की तरफ जाते हैं तो बोलने का तरीका और बदल जाता है। सोनीपत की तरफ जाते तो वो हरियाणवी अलग तरीके से बोली जाती है। पानीपत करनाल में हम उसको अलग तरीके से बोलते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? हम यही समझ रहे हैं। इसके वजह से हम अंबाला की तरफ जाते हैं, आप देखते हैं कि जो हमारी हरियाणवी वो पीछे छूटनी शुरू हो जाती है, हमारी बोली कम प्रयोग में आनी शुरू हो जाती है। वहां पर वो पंजाब का टच आना शुरू हो जाता है, पंजाबी का टच आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अपने हरियाणा में ही, तो आप देखेंगे कि जो यमुना नदी के आसपास का जो इलाका उत्तर प्रदेश के जो नज़दीक पड़ता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो उत्तर प्रदेशीय टच में बातचीत करना शुरू करते हैं, वो प्योर हरियाणवी नहीं बोलते हैं। ऐसे ही जब आप हिसार सिरसा की तरफ जाते हैं, जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, वहाँ के लोग भी राजस्थानी टच में बातचीत करते हैं, वो हरियाणवी का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो एक बोली होती है उसका क्षेत्र कुछ जिलों तक ही सीमित होता है, एक राज्य तक भी हो सकता है। लेकिन जो हमारी उपभाषा होती है उसका संबंध एक पूरे राज्य तक हो सकता है या आसपास के राज्यों तक उसका प्रचार प्रसार होता है। जबकि भाषा होती है, भाषा का जो क्षेत्र होता है वह पूरे देश को जोड़ने का काम करता है, पूरे देश में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। यही नहीं, इसी विशेषता के आधार पर संसार के अन्य देशों में भी उसका विस्तार होता है, उसका प्रचार प्रसार होता है। उस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हिंदी का जिक्र किया था कि हिंदी को संसार के अनेक देशों में प्रयोग में लाया जाता है आज। ऐसे ही आप देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों के देश में ही नहीं बोली जाती है, यूरोपियन कंट्रीज में ही नहीं बोली जाती है, अपितु अन्य देशों में भी उसका विस्तार है, उसका फैलाव है, हम उसका यूज करते हैं। तो आप एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि बोली है वो एक डिस्ट्रिक्ट तक, कुछ डिस्ट्रिक्ट तक या एक स्टेट तक सीमित रहती है। उपभाषा होती है, वो एक भाषा का छोटा हिस्सा होती है, अर्थात एक भाषा के अनेक रूपों में से कोई एक रूप वो होता है। उसका प्रचार प्रसार एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में होता है, जबकि भाषा का विस्तार उनसे अधिक होता है, पूरे देश का संपर्क साधन होती है। साथ ही विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार होता है, हम विचारों का आदान प्रदान उसके माध्यम से करते हैं। तो यहाँ तक बेटे आपको ये हमारी बात समझ में आ गई है। तो हमने आज लिपि को अच्छे से समझा है, हमने बोली, उपभाषा और भाषा को भी अच्छे से जानने की कोशिश हमने की है।